हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में इसको लेकर डाउट है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। और आपको बता दें, आज से इसमें अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग फॉर्म को भरने में जल्दबाजी ना कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, आप लोग फॉर्म को भरने से पहले ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आरआरबी एएलपी की सभी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए। कि आरआरबी में जो वैकेंसी निकाली गई है एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए, उसमें कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि हमने 10th किया है एलिजिबल है, या हमने 12th किया है एलिजिबल है कि नहीं है। तो आपको बता दें, अगर आपने केवल 10th किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने केवल 12th भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ से किया है तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी होती है उसमें कौन कौन एलिजिबल होता है। अगर आपने 10th आईटीआई किया है तो एलिजिबल है, डिप्लोमा आपने किया है तो एलिजिबल है, बीटेक अगर आपने किया है तो एलिजिबल है। तो इतना तो काम हो गया। लेकिन अब कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ये आपके मन में सवाल होगा। डिप्लोमा की बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से तो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल से किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब भी कई सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि हमने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिप्लोमा की मेनली 4 ब्रांच दी गई हैं और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इनके सब ब्रांचेज भी एलिजिबल हैं। जैसे कि बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल के कई सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया। तो इलेक्ट्रिकल जिस भी ब्रांच में आता है वो सभी ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैकेनिकल की जितने सब ब्रांचेस हैं तो सब ब्रांचेस के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें आईटीआई में कि आईटीआई तो हमने किया है, लेकिन किस ट्रेड से कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो देखिए, आईटीआई में काफ़ी सारा ट्रेड्स होता है। तो अगर आपने टेंथ किया है, 10th के बाद आप आईटीआई होल्डर हैं, आईटीआई आपने किया है, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आईटीआई अगर आपने किया है फिटर ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक। इसके बाद यहाँ पर और भी ट्रेड से दिए गए हैं, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट। ये सभी ट्रेड हैं जो कि आईटीआई में होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ठीक है, इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देखिए, इसमें और करके दिया गया है मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि अगर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है इन ट्रेड से तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमने डिप्लोमा वालों के लिए बता दिया। बीटेक वालों के लिए बात करें तो बीटेक वाले भी सेम डिप्लोमा के ही लाइन में, मतलब कि जो ब्रांच यहाँ पर डिप्लोमा की दी गई है, अगर इन्हीं ब्रांच में अगर आपने बीटेक भी किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ देख सकते हैं, नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, हमने यहाँ पर अलग से पीडीएफ बना लिया है। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लो ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर इनके सब ब्रांचेस से, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर 10th आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री के कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल हैं। एक बार आप लोग अपना ब्रांच चेक कर लीजिएगा कि जिस भी ब्रांच से हम है वो इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है, जो कि हमने वीडियो में बता दिया है। अब देखिए, इतना पता चलने के बाद भी आप फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ये डिपेंड करता है एज क्राइटेरिया पर। ठीक है, तो आरआरबी एएलपी में एज लिमिट कितना रखा गया है, तो आपको बता दें मिनिमम एज इसमें 18 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल रखा गया है। अगर आपका एज 17 साल 5 महीना या 6 महीना या फिर आप 18 के होने वाले हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो है एज कैसे काउंट करेंगे आप, 1/7/2024। ठीक है, 1/7/2024 तक आपका एज जो है 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। छूट की बात करें तो कैंडिडेट्स को छूट भी इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो एज क्राइटेरिया में 5 साल और ऐड कर लीजिए, और OBC के हैं तो आपको 3 साल का छूट, PWD कैंडिडेट है तो उनको 10 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने एज क्राइटेरिया की भी बात कर लिया। अब बात आती है कि इसमें
A1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए, क्योंकि आप इसमें फॉर्म तो भर देंगे, CBT भी दे देंगे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पहले से ही नहीं जानेंगे तो आप आगे के प्रोसेस में डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको इसमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, जो कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो इसमें रखा गया है। डिस्टेंस विजन जो है 6x6 जो होना चाहिए विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट होना चाहिए। नियर विजन SN 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और आपका जो कलर विजन, बाइनोकलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिसोपिक विजन, इसके बाद और भी इसमें टेस्ट में आपको पास होना होगा। ठीक है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में ये चीज़ें आती हैं और कई सारे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आपको पास करना होगा, तभी आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेडिकल स्टैंडर्ड हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, वो आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, तभी आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, इसमें आप एक ही बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। RRB की वैकेंसी, ALP की वैकेंसी है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि RRB ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि वो एप्लीकेशन का स्क्रूटनी नहीं करता है। ठीक है, कि कौन कौन मतलब किसका किसका फॉर्म सही है, किसका किसका नहीं सही है, वो आपको एग्ज़ाम करा देगा, लेकिन आगे के प्रोसेस के लिए जब आप जाएंगे तो वहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोग फॉर्म को बहुत ही ध्यान से फिल करना। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट नोट कर लिए हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, पहला पॉइंट ये है इसमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, हम 6 सेमेस्टर में हैं, क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ITI डिप्लोमा या डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप जब भी फॉर्म को भरें तो आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, क्योंकि आगे के प्रोसेस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। ठीक है, तो जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में जो जैसा नाम है, जो स्पेलिंग्स है, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको भरना है। इसके बाद देखिए, फिल ईमेल एंड फ़ोन नंबर ऑफ योर ऑन, यानी कि आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना है। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट साइबर कैफ़े से फॉर्म को भराते हैं तो वो वहाँ पर कभी कभी अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, या फिर मोबाइल नंबर तो आपका डालेंगे लेकिन ईमेल आईडी अपना डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना है, ताकि आगे के प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके एग्ज़ाम पैटर्न हमने आपको बताया ही है कि -1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके बाद फिल ओनली वन फॉर्म, डोंट फिल मल्टीपल फॉर्म। तो आप केवल एक ही मतलब कई जोन में ये वैकेंसी निकली है, कई RRB के लिए, तो आप केवल एक ही RRB के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल RRB के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, फिल डिटेल्स अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। तो आपने ITI किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने डिग्री किया है, बेसिक आपका होता है 10th का मार्कशीट। तो 10th के मार्कशीट में आपके जो भी नाम है उसी हिसाब से आप डिटेल को भरें। ठीक है, ये नहीं कि डिप्लोमा का या डिग्री का लगा दिया, सब में सेम होना चाहिए, लेकिन आप 10th के मार्कशीट के हिसाब से सारा डिटेल उसमें फिल करेंगे। इसके बाद इसमें सिग्नेचर मस्ट बी सेम एंड इन रनिंग हैंड राइटिंग। इसका मतलब है आप वो सिग्नेचर कीजिए जो रेगुलरली करते हैं, और जो भी सिग्नेचर इस फॉर्म को भरते समय कीजिए उसका एक फ़ोटो लेकर रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे के प्रोसेस में आपको सेम ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो रनिंग हैंड राइटिंग में आपका जो भी सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसमें देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड में एक चीज़ लिखा गया है, लेजिक सर्जरी स्टूडेंट। तो अगर आपका लेजिक सर्जरी हुआ है तो आप इसमें पहले से एलिजिबल नहीं है, क्योंकि RRB ने ये पहले से ही मेंशन कर दिया है। फॉर्म फीस हमने आपको बता ही दिया है कि इसमें 500 रुपये फ़ीस लगेगा, और जिनको छूट मिला है SC ST उनको 250 रुपये अप्लाई फ़ीस लगेगा। तो फॉर्म को भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी न कीजिए, सारा प्रोसेस समझ लीजिए एक बार, इसके बाद फॉर्म को भरिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके मन में अगर कोई क्वेरी है RRB ALP को लेके तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इसका ट्विटर कैंपेन हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।